ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर जीएसटी राइट फॉर सी इंटरमीडिएट। भैया बात करेंगे आज वैल्यू सप्लाई के बारे में। फटाफट हर चीज इसके बारे में समझ लेंगे। आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि इस वीडियो के बाद में आपको कहीं भी कुछ भी और नहीं करना होगा। आपके सारे क्वेश्चंस भी हम यहीं पे सॉल्व करवा देंगे, आरटीपी भी हम साथ में यहीं पे देख लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेंगे। टेस्ट नॉलेज भी पूरी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर डालने वाले हैं। तो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले बात कर लेते हैं सर कि क्यों मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ूं। सर पढ़ने की जरूरत क्यों है? सर पहला पॉइंट आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि यार इसके ऊपर ना हर अटेम्प्ट में जो पहला क्वेश्चन होता है जीएसटी का, उसमें 2 से 3 मार्क के एडजस्टमेंट आ ही जाते हैं। ठीक है, 2-3 मार्क के एडजस्टमेंट हो ही जाते हैं, इस कारण से हमको पढ़ना जरूरी है। और दूसरी चीज क्यों पढ़ूं सर मैं, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट अगर एक पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का बन गया तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके, पिछले बहुत टाइम से देखा नहीं गया है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था मई 24 में, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन सेक्शन 15 विच इज फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमने मई 24 में देखा था। अब हो सकता है कि मई 26 शायद आपके लिए लकी बन जाए और ये इजी सा टॉपिक आपको एकदम आराम से आ जाए। सर क्या बात कर रही हो, इजी है सर? कई बार तो दिमाग खराब होता है करने में, लेकिन यार आज सारे ही कॉन्सेप्ट्स को एकदम इसी तरीके से समझ लेंगे, क्वेश्चंस भी उनके ऊपर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसी ग्रिप बने ना अगले 1-1.5 घंटे बाद कि आपको लगे यार वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पूरा आज कंप्लीट कर दिया है, मजे आ गई। ठीक है सर, बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। सेक्शन 15 गवर्न करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई को, जिसके अंदर 5 सबसेक्शन है। सेक्शन 15 और उसके अंदर है 5 सबसेक्शन। पांचों को पढ़ेगा अच्छे से, कितना कितना हमें पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, सारी बातें देखेंगे आज। ठीक है सर, पहली बात करते हैं सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने, देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब गवर्नमेंट ने लाया तो कॉन्सेप्ट क्या होगा उसके पहले का, गवर्नमेंट को ये डिफाइन करना था अपने सारे ही सप्लायर्स को, रेसिपिएंट्स को, कि भैया वैल्यू जब भी आप जीएसटी में लोगे तो आपको कुछ चीजें कंसिडर करना पड़ेगी, कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, और हर कंडीशन में, बिकॉज बहुत सारी कंडीशन है जीएसटी में, तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो सब में किस किस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी, वैल्यू सप्लाई निकाली जाएगी, उस बारे में अच्छा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है हमारी गवर्नमेंट। इसी कारण से इस टॉपिक को लाया गया। ओके सर, समझ गया, कड़ला मला। ओके, अच्छा पहली बात करी गवर्नमेंट ने एकदम बेसिक नॉर्मल, एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना अपन वेनिला केस, एकदम बेसिक इजीएस्ट केस गवर्नमेंट ने कहा, जहां पर भी आपका सप्लाई हो रहा है और रेसिपिएंट अनरिलेटेड पर्सन है, मतलब नॉट रिलेटेड टू यू एज पर द जीएसटी एक्ट, और प्राइस ही सब कुछ है। ठीक है, मतलब हम ब्रह्मास्मि, प्राइस ही सब कुछ है भाई, प्राइस के अलावा कोई और कंसिडरेशन नहीं है। पहली चीज रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीज प्राइस के अलावा कोई और कंसिडरेशन नहीं है। उस केस में सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के हिसाब से, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के हिसाब से ट्रांजैक्शन प्राइस को ही मैं बोलूंगा कि भैया ये क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, अलॉन्ग विथ सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 के एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो सर पहली बात समझ लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू इज दैट प्राइस जो कि पे करी गई है या फिर पे करने वाले हैं, पेड और टू बी पेबल। मतलब जब एक सप्लायर ने एक रेसिपिएंट को, क्या करा, जब एक सप्लायर ने एक रेसिपिएंट को सप्लाई करा, उस सप्लाई को लेकर के रेसिपिएंट अपने सप्लायर को जो भी पैसा पे कर रहा है या पैसा पे करने वाला है, जो भी पैसा पे कर रहा है या पैसा पे करने वाला है, उस प्राइस को मैं बोलता हूं ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो वो वैल्यू तो लेना ही है, 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, लेकिन उसके अलॉन्ग विथ क्या क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट है हमारे पास, कुछ एडजस्टमेंट है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंदर, उन पर भी काम करना है, उनकी भी बात करने वाले हैं, मतलब उनको एडलेस करना पड़ सकता है। ठीक है सर, ओके। अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो हमने आपको इनिशियली 2 कंडीशन बोली थी, पहला अनरिलेटेड, दूसरा सोल कंसिडरेशन शुड बी योर प्राइस शुड बी योर सोल कंसिडरेशन। अगर मेरे भाई इनमें से कोई एक चीज भी नहीं मिलेगी, व्हाट विच मींस, अगर या तो बंदा रिलेटेड निकला, तेरा रिलेटिव निकला, वो रिलेटेड इंसान निकला, तेरा परिचित निकला, या फिर प्राइस ही सब कुछ नहीं है, प्राइस के अलावा कुछ और भी है। सर क्या हो सकता है सर प्राइस के अलावा? अरे भैया बार्टर है, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे लाइक्स दोगे तो इसी बात पे फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, बार्टर है। या फिर हो सकता है कि भाई ट्रांसफर हो, कुछ भी, एनी अदर केस। ठीक है, इन एनी अदर केस सप्लाई किस तरीके से निकाली जाएगी सर? सप्लाई निकाली जाएगी 15 सबसेक्शन 4 के हिसाब से, और 15 सबसेक्शन 4 बोलता है कि भैया मेरा नाम क्या है, 4, 15 सबसेक्शन 4 ने क्या करा, 4 रूल्स दे दिए। ठीक है, 4 ने क्या करा, 4 रूल्स दे दिए। किसके अंदर दे दिए सर ये रूल्स? सीजीएसटी एक्ट के अंदर, सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंदर
4 रूल दिए गए। कौन से रूल है सर? वो 27, 28, 29, 30, ये 4 रूल्स है जिनके बेसिस पर क्या आपका क्या होता है 15 सबसेक्शन 4 के हिसाब से आप निकालते हो। अलग अलग कुछ कुछ उसमें वैल्यूएशन मेथड दी हुई है, टेक्निक्स दी हुई है, जिनको आप यूज करते हो, उन रूल्स को आप यूज करते हो और आपको मिल जाता है कि भैया हाँ ये मेरा क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए। क्या मुझे इन रूल्स को पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, आप अभी नहीं पढ़ने वाले हो। क्यों? बिकॉज आप अभी सीए इंटरमीडिएट में हो। फटाफट भैया आप इंटरमीडिएट निकालो और हमारे साथ में जल्द से जल्द ये रूल पढ़ने के लिए सीए फाइनलिस्ट बन करके आ जाओ। हम आराम से प्यार से आपके चारों रूल्स भी पढ़ाएंगे, पूरा वैल्यू सप्लाई वहां पर फाइनल में अच्छे से और कवर कराएंगे। ओके सर, अभी बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, विच इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 की। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला देखो हमने क्या कर दिया है, अभी हमने ना, अगर आप अनरिलेटेड हो, प्राइस सोल कंसिडरेशन है तो दिक्कत नहीं है भाई, 15(1), 2, 3 हो गया आपका काम। अगर अनरिलेटेड हो, रिलेटेड हो या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, बार्टर सिस्टम है, ट्रांसफर सिस्टम है, इन दैट केस 15 सबसेक्शन 4 और 4 रूल्स हो गया आपका काम। लेकिन भाई धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे अलग अलग केसेस आने लगे जिनके अंदर की हुआ कि भाई ये तो किसी में भी गवर्न नहीं हो रहे, 1 से लेकर 4 तक के किसी में भी नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए? उनके लिए अलग से सरकार ने कहा जब ऐसे ऐसे केस आएंगे तब हम नया लॉ लेकर के आएंगे। बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई बताता है कि कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है भैया पैसा तो कैसे भी छोड़ेंगे, अगर एक जरिया मिलता है हमको पैसे कमाने का एक्स्ट्रा तो हम उसके लिए एक अलग सेक्शन के अंदर सबसेक्शन बना देंगे और बोलेंगे भैया इस सबसेक्शन के हिसाब से आप पैसा भरो, लेकिन पैसा तो पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं सर। बात करते हैं सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और 3 के बारे में। तो सर ये 15 सबसेक्शन 5 पढ़ना है कि नहीं? नहीं पढ़ना आपको, ये भी नहीं पढ़ना। बढ़िया तरीके से कब पढ़ेगा सर? सीए फाइनलिस्ट बन के। यस बॉय माय गर्ल, अपन बढ़िया सीए फाइनल में इस चीज को पढ़ने वाले आराम से। ठीक है, ओके अभी बात कर लेते हैं सर इंक्लूजन्स की। मतलब जब भी आप ट्रांजेक्शन वैल्यू लोगे एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, उसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। मैंने कहा था कौन से एडजस्टमेंट है सर? पहला बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 की। अब यहां पर सर ये 5 क्लॉजेस है, ए बी सी डी ई, ये 5 क्लॉजेस है और ये पांचों ही क्लॉजेस आपको याद करने पड़ेंगे एज इन एटलीस्ट 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सी डी ई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हम अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ओके, अगली बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टैक्सेस अदर देन जीएसटी चार्ज सेपरेटली। सरकार बोलती है देखो भाई हमको फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा और टैक्स पे करते हो। अगर जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स पे कर रहे हो तुम, तुम्हारी सप्लाई के अंदर, तुम्हारी सप्लाई करने के दौरान अगर तुमको कोई और टैक्स पे करना पड़ रहा है जीएसटी के अलावा, हम उस पर भी पैसा कमाएंगे, हम तुमसे उस पर भी पैसा लेंगे भाई। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, सरकार ने कहा अगर जीएसटी छोड़ करके आपको कोई भी और टैक्सेस पड़ रहे हैं जिसको आपने सेपरेटली चार्ज किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ज नहीं कर रहे हो, मतलब अगर एक सप्लायर कहता है कि देखो भाई देखो इस गुड्स के ऊपर का एक्साइज ड्यूटी जितना भी है ना वो मैं बॉन्ड कर लूंगा, वो चलो मेरा, ठीक है। या फिर इस गुड्स के ऊपर का जितना भी मान लो कि एंटरटेनमेंट टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है, रेसिपिएंट को कहता है कि भैया वो मेरा, मैं बॉन्ड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने इनवॉइस के अंदर दिखा रहे हो म्यूनिसिपल टैक्स जो आपने पे करा है उसको भी सप्लाई का पार्ट, उसको भी आपके इनवॉइस का पार्ट, तो भैया सप्लाई भी बनाओ। देखो अगर तुम पैसा लेने वाले हो ना रेसिपिएंट से, तो मालिक हमको मत भूलना, मालिक हमको मत भूलना, सरकार ये बोलती है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। सरकार क्या बोल रही है? जीएसटी छोड़ करके कोई और टैक्स पे करा है भैया हमको भी हमारा शेयर दे दो, हमारे 18% दे दो, हमारा 5% दे दो, हमारा 12% दे दो। ठीक है सर, ओके। लेकिन इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अगर टीसीएस है इनकम टैक्स वाला तो उसके ऊपर सरकार नहीं मांगती पैसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं सर थर्ड पार्टी पेमेंट अगर रेसिपिएंट ने कर दी है इन रिलेशन टू सप्लाई, जिसको कि विच सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, और प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं करा है। मतलब अरे भाई मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज करने वाला था, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज करने वाला हूं, मेरी क्लासेस जो है वो भैया मैं देने वाला हूं आपको 5000 के अंदर, ठीक है, मान लो ऐसे। और मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर की जो बुक्स है ना यार वैसे तो वो 900 रुपए की है, लेकिन क्या बात है ना, सुनो मेरी बात, ये जो 900 रुपए ना यार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है, ठीक है। तो मैं तुमको 5900 में ये पूरा बेच सकता हूं, मेरी क्लासेस अलॉन्ग विद बुक्स आपको 5900 में बेच सकता हूं। लेकिन आप, तू मेरा भाई, तू मेरी बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने क्या कहा कि नहीं सर यार आप ये 900 रुपए क्यों पे कर रहे हो यार, आपके बदले ये 900 रुपए मैं पे कर दूंगा ना। आप मेरे को बताओ आपका एड्रेस क्या है, मैं वहां पे मेरा बंदा भिजवाऊंगा, पोर्टर करवाऊंगा अपने घर पे बुक्स। ये जो 900 रुपए है सर, आई विल पे दिस कॉस्ट, आई विल बॉर्न दिस कॉस्ट,
अभी समझो, अगर मैंने अपनी प्राइस के अंदर इस 900 रुपए को अभी तक के इंक्लूड नहीं करा हुआ है, लेकिन आप आकर के बोलते हो रेसिपिएंट कि भैया ये वाला पैसा मैं पे कर दूंगा, जो किसको पे करना चाहिए था सही में? मुझे। अगर मैं बेचूं, ठीक है, तो मैं 5,900 में बेचता हूं और मैं स्टैंडर्ड 5,900 में बेचता हूं। आप आए मेरे पास में और आपने कहा कि सर ये जो बुक्स ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है सर, ये मैं पे कर दूंगा, आप मत पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में सरकार क्या बोलते पता है? भाई देख पुनीत, एक्चुअल में तू कितना चार्ज करने वाला था उस बंदे से? 5,900। अभी भी उस बंदे ने कितना पे करा हुआ है? 5,900। क्यों? बिकॉज 5,000 तेको पे करे, 900 किसी और को पे करे। बात तो वही आई है, 5,000 तेको पे करे, 900 किसी और को पे करे। आई डोंट केयर अबाउट दैट थर्ड पर्सन, आई डोंट केयर अबाउट दैट थर्ड पर्सन। अगर उसने वो पैसा जो पुनीत को पे करना चाहिए था, जो पुनीत ने पे करना चाहिए था, जो पुनीत की लायबिलिटी थी, वो पैसा अगर रेसिपिएंट ने पे करा हुआ है इन द परव्यू ऑफ दैट सप्लाई, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे सर? हम इसके ऊपर कहेंगे आपको कि भैया आपके इनवॉइस के अंदर इस 900 को भी पार्टिसिपेट करवाओ और हमको जो टैक्स पे करोगे भाई 18% पे करना इस 5,900 के ऊपर। ऑब्वियसली आप 900 एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करोगे उस बंदे से, रेसिपिएंट से, बिकॉज यार वो 900 अलग से पे कर चुका है किसी और को। लेकिन बिकॉज 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 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हाईलाइट करेंगे सर, बिकॉज जो थर्ड पार्टी पेमेंट थी वो रेसिपिएंट ने करी है और इट वाज इन द रिलेशन टू द सप्लाई। ये क्या था सर? 900 इन रिलेशन टू द सप्लाई था। तो जहां पर सप्लाई वाज लायबल, मतलब ये मेरी लायबिलिटी थी, लेकिन किसने पे करा? आपने पे करा, और अभी तक के इसको इंक्लूड नहीं करा गया है प्राइस के अंदर, तो भैया जाओ और अभी इंक्लूड कर दो। कौन बोलता है ये? 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है। अभी सी क्या बोलता है? सी बहुत सिंपल सा बोलता है कि भैया सप्लायर, तू जो भी चीजें अपने ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर डाल रहा है, जो भी तूने एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा खर्च करे और तू उसको ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर डाल रहा है, इनवॉइस के अंदर डाल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इंक्लूड कर ले। ट्रांजैक्शन प्राइस में नहीं, बट अगर तू उसको इनवॉइस में डाल रहा है तो वो सारी चीजें इंक्लूड कर ले हमारी वैल्यू। मतलब तू अगर पैसा लेगा रेसिपिएंट से तो हमको भी देना हमारा शेयर। तो क्या बोलता है? एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई। सप्लाई को लेकर के सप्लायर ने कुछ भी करा होगा, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो भैया क्या करने का? अगर आपने उसको चार्ज करा हुआ है रेसिपिएंट को, अगर आपको उसका पैसा रेसिपिएंट से लेने वाले हो, तो हमको भी उसका शेयर देना। इफ यू आर नॉट चार्जिंग तो बात खत्म। अगर तू जीएसटी चार्ज, सॉरी जीएसटी नहीं, अगर तू म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज कर रहा है तो हमको भी हिस्सा देना, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं सब्सिडीज। अब सब्सिडीज के अंदर कुछ कुछ बातें समझने वाली है, आराम से समझते हैं। सर अगर सब्सिडीज जो है वो, पहली बात, सब्सिडीज कौन कौन दे सकता है आपको वो समझते हैं, ठीक है। सब्सिडीज के बारे में क्या लिखा गया है? सब्सिडीज अगर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है अदर देन द गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वंस। समझो यहां पर भैया सब्सिडीज अगर सीजी और एसजी ने दी है, सीजी एसजी, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने हमने दिए ना यार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको मानो ही मत, ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड मत करो, वैल्यू में इंक्लूड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई भी परेशानी नहीं है। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट वाली तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने बोला कि मैंने यार ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड कर लिया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर लिया था, तो उसको लेस कर दो, बिकॉज वो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं क्लेम करने वाले, हम नहीं आपसे जीएसटी लेके उसके ऊपर। लेकिन एनीवन एल्स, एनी अदर, ठीक है। अभी अगर एनी अदर है तो उस केस में देखो कि क्या ये डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस है कि नहीं, मतलब लिंक्ड है कि नहीं, किसको? प्राइस को। एज इन मतलब अगर ये कहा गया कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेकर के मैं सब्सिडी दे रहा हूं, या इन 4-5 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को लेकर के सब्सिडी दे रहा हूं, तो फिर तो भैया क्या हो गया उसके ऊपर, इन दैट केस अगर आपको सब्सिडी मिली है किसी और पर्सन से और उसमें कहा गया है अदर देन सीजीएसडी, अगर आपको सब्सिडी मिली है और उसमें कहा गया है कि भैया इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई, तो हमको भैया हमको भी उसका शेयर देना, हम सब्सिडी देखो लेस करने नहीं देंगे। सब्सिडी विल फॉर्म पार्ट, मतलब सब्सिडी वाला पैसा ऐड ही रहने देना, लेस मत करना, सब्सिडी को लेस मत कर देना इन शॉर्ट, ठीक है। दूसरा, अगर वो लिंक्ड नहीं है तो क्या होगा सर? अगर लिंक्ड नहीं है तो फिर हम भी कुछ उसके ऊपर नहीं लेंगे तेरे से, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है, हम उसमें एडलेस कुछ भी नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर सब्सिडी मिली है, तूने अगर उसकी प्राइस में से लेस करा हुआ था तो भैया ऐड कर देना, नहीं करा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब इसके अंदर क्या है सर? अगर इंटरेस्ट, लेट पेमेंट या लेट फीस और पेनल्टी अगर आपको लग रही है, मतलब आपने चार्ज करी है, सप्लायर ने बोला कि यार रेसिपिएंट भाई तेरे को बहुत टाइम से हमने गुड्स बेच दिए है यार, 30 दिन हो गए, तूने अभी तक यार पैसा वापस नहीं करा है, मैं तो तेरे के ऊपर क्या लगाने वाला हूँ? इंटरेस्ट लगाने वाला हूँ।
तो जब भी जिस दिन आपको पैसा एक्चुअल में मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। इस सप्लाई की, किस वाले सप्लाई की, इस इंटरेस्ट वाले सप्लाई की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 10 दिन आपको एक्चुअल पैसा मिलने वाला है। तो आपको पैसा मिला, इट इज एन एडिशनल इनकम। तो एक काम करो भैया, इस पैसे को लेकर के, इस पैसे को लेकर के क्या करना है आपको, इस पैसे को लेकर के आपको जीएसटी पे कर देना है हमको, बिकॉज हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, दिस रिसीव्ड अमाउंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, पहला पॉइंट। ठीक है, अब इसी के अंदर पॉइंट समझ लेते हैं। सर किस रेट पर, रेट क्या होगा, तो रेट वुड बी सेम एज दैट ऑफ प्राइमरी सप्लाई। सप्लाई मतलब प्राइमरी सप्लाई का अगर रेट, प्राइमरी सप्लाई मतलब जो एक्चुअल में जो गुड्स बेचे थे उसका अगर रेट 18% था तो आपका भी रेट होगा 18%। समझा आपको, बात खत्म, आगे बढ़ते चलिए। तो अगर कोई भी आपने इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी चार्ज किया है फॉर द डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो भैया उस केस में क्या होगा, उस केस में आप अगर पैसा कमा रहे हो, मालिक थोड़ा एक्स्ट्रा, तो गवर्नमेंट बोलती है हमको भी, हम फर्स्ट, ठीक है, हम, तुम कमाओ मत कमाओ, हमको पहले दे देना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब इस 5th पॉइंट का टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिफरेंट देन योर प्राइमरी सप्लाई। प्राइमरी सप्लाई का जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो अलग होगा, लेकिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा। सर ये टीओएस कब पढ़ने वाले, सर ये बता दो आप हमको। सर टीओएस के लिए बहुत जल्द, अगले 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी इसी तरीके की, जिसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस कर देंगे फटाफट से। सर आखिरी 2 पॉइंट बचे, उसके बाद फटफट क्वेश्चन भागने वाले हैं, मजा आ जाएगी। सर क्या क्या पॉइंट है, सर क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी, मतलब ये तो सारी चीजों के अपन ने इंक्लूड, ऐड करने वाली थी सारी चीजें, ये चीजें सारी की सारी ऐड हो रही थी। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो कि सर एक्सक्लूड होगी, लेस होगी। तो सर कौन सी चीजें हैं जो कि ये 15 सबसेक्शन 2 से एक्सक्लूड होती है, इस बारे में बात करी गई है 15 सबसेक्शन 3 के अंदर। क्या बात है सर, पहला डिस्काउंट, अगर कोई भी, इन दोनों को साथ में पढ़ना, ठीक है, डिस्काउंट अगर कोई भी दिया गया हो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, मतलब जो इनवॉइस आपने बनाई, अगर उस इनवॉइस के अंदर इस डिस्काउंट के बारे में बात हुई है, और ये जो डिस्काउंट है ये एट और बिफोर दिया गया है, काय के, टीओएस के, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के समय या टाइम ऑफ सप्लाई के पहले ही आपको क्या दे दिया सर, हमने डिस्काउंट दे दिया था, तो और उसको हमने इनवॉइस के अंदर लिख दिया था, तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो सर, लेस कर सकते हो, हम आपको परमिशन देते हैं, आपकी वैल्यू में से आप लेस कर देना, नॉट एन इशू। लेकिन मान लो कि कोई डिस्काउंट ऐसा था जो आपको बाद में दिया गया, मतलब कोई डिस्काउंट ऐसा था जो आपको बाद में दिया गया है, तो क्या होगा, तो भैया देखो टाइम ऑफ सप्लाई तो निकल गया, सप्लाई तो हो चुकी, आप उसके ऊपर टैक्स रिटर्न तो फाइल कर चुके होगे, और आपने 2 महीने बाद उसको क्या दिया है, सप्लाई पर डिस्काउंट दिया। फॉर एग्जांपल ये 5000 वाले केस लेते हैं अपन, ठीक है, मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको 5000 में क्लास बेचने वाला हूं, लेकिन मैंने पहले ही कंडीशन रख दी थी, जिस दिन मैंने क्लास बेची उस दिन मैंने कहा था आपको लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव आकर के कि देखो, और मैंने अपनी टर्म्स में भी लिखा था कि देखो अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ गए, अगर आप एग्जामिशन के साथ में पास हुए, तो आपको मैं 1000 रुपए ऑफ कर दूंगा, आपको मैं 1000 रुपए ऑफ कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या होगा, अभी के लिए समझना कि आप स्टूडेंट नहीं हो, आप इस पर आईडीसी क्लेम कर सकते हो, ऐसा समझ के चलना फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, सिर्फ अपने एग्जाम्पल को समझने के लिए। अब मैंने 5000 के ऊपर 18% के हिसाब से पे कर दिया होगा पैसा, ठीक है, मैंने 5000 के ऊपर 18% के हिसाब से पैसा पे कर दिया होगा, और ये जो 1000 रुपए है, अब मैं अगला पॉइंट पढ़ने वाला हूं, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहां पर क्या बोलता है वो कि पोस्ट वैल्यू डिस्काउंट अगर कोई भी है, ये अपना पोस्ट वैल्यू है, राइट, पहले मैंने वैल्यू सप्लाई अपना हो चुका था पहले ही, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई अपना पहले हो चुका था, और ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एवर इंसेंटिव अगर कोई भी आपको दिया गया है, इफ नोन, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पहले से पता था, टिल द सप्लाई एंड लिंक्ड टू द इनवॉइस एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द सप्लायर। क्या बोलना चाह रहा है सर, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी को अपन लेके चलते हैं। ये जो 500 रुपए, ये जो 5000 रुपए का मैंने आपको इनवॉइस बनाया था पहली बारी में, ठीक है, इसके ऊपर 18% के हिसाब से मैंने अपना पेमेंट कर दिया था गवर्नमेंट को, ठीक है, मैंने क्या कर दिया था सर, इसको टैक्स पे कर दिया था, इसका जीएसटी मैंने पे कर दिया था। अब मैंने क्या बोला, मैंने आपको पहले जिस दिन ये बेचा था उस समय पर हमारी एग्रीमेंट थी कि अगर आप में से कोई भी बच्चा एग्जम्पशन क्लेम करता है, एग्जम्पशन लेकर के आता है, तो भैया मैं आपके 1000 रुपए ऑफ कर दूंगा उस एग्जम्पशन आने के बाद। अभी मान लो ये एग्जम्पशन आई है 4 महीने बाद, कब आई है सर, 4 मंथ, 4 महीने बाद ये एग्जम्पशन आई है आपको, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर
उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं आपको एक क्रेडिट नोट बना के दूंगा, क्रेडिट नोट बना करके दूंगा और बोलूंगा कि भैया 1000 रुपए मैं जीएसटी जो पहले पे करी थी, अब मैं जो 5000 रुपए पहले जीएसटी पे कर रहा था 18% के हिसाब से, अब मैं उतनी नहीं, अब मैं 4000 के ऊपर कितनी पे करूंगा, 18% पे करूंगा। ऑब्वियसली मैं पहले ही पे कर चुका हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी जीएसटी हल्की से रिवर्स करूंगा। मेरी जीएसटी की जो टैक्सेबिलिटी उस 4 महीने बाद आने वाली है, उसको उस 1000 रुपए से कम कर दूंगा क्रेडिट नोट दिखा करके। क्रेडिट नोट लेस होते हैं ना इनवॉइसेस में से, राइट। और आपके लिए क्या होगा, बिकॉज मैं मान के चल रहा था कि आपने इस 5000 के ऊपर आईटीसी क्लेम करी थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी के लिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तो आपने आईटीसी तो क्लेम कितने पे करी है, 5000 के ऊपर। एक्चुअल में कितना बनता था सर आपका, तो सर 4000 पे क्लेम करना बनता था। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया दो कंडीशन है, पहला जिस दिन तू सप्लाई कर रहा है उस दिन पता होना चाहिए कि तू ये 1000 का डिस्काउंट, यानी कि वो डिस्काउंट तू देने वाला है एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए, अग्रीड होना चाहिए, अग्रीड अपन होना चाहिए, दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि भैया ये जो तुमने आईटीसी क्लेम कर ली है रेसिपिएंट ने, देखो ये पता होना चाहिए कि भाई वो बंदा अपने आईटीसी रिवर्स करने वाला है, इस 1000 रुपए के आईटीसी रिवर्स करने वाला है, वरना क्या होगा, पुनीत तो बेनिफिट ले लेगा, पुनीत सर तो एक तरफ 5000 का बेनिफिट ले लेंगे, 1000 का बेनिफिट ले लेंगे, आप भी बेनिफिट ले लोगे। आपने एक्चुअल में कितना पे करा, 4000 रुपए, क्योंकि मैंने आपको 1000 रुपए वापस कर दिए थे, आपने एक्चुअल में 4000 रुपए ही पे करे और आपने क्लेम कितनी कर लिया आईटीसी, 5000 की। समझ रहे हो, ये गलत है, विच इज रॉन्ग। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला कि यहां पर आपको पहले से नोन होना चाहिए डिस्काउंट के बारे में, और दूसरा कि आप प्रोपोर्शनेट आईटीसी अपनी रिवर्स करने वाले हो। ठीक है सर, ओके। अब बात कर लेते हैं सर फटाफट से, अब बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। यस सर, सारे 11 कुछ क्वेश्चन हमारे पास में, वो कर लेंगे टीवाईके के, और उसके बाद में 2 क्वेश्चन हमारे पास में, एक आरटीपी का और एक क्वेश्चन पेपर का, फटफट से वो भी कर लेंगे, जिसके बाद में आई थिंक हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, बात कर लेते हैं अपन लोग, हमें जो चीज करनी है उस बारे में बात कर लेते हैं। फटाफट से 1 सेकंड मुझे देना बस। ओके चलिए, ये मैंने निकाल लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ भाई फटाफट से। ये सारी चीजें अपन कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन अपन दन तरीके से निपटा देते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन बोल रहा है सर आपको कि सर क्या आर ऑल द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो क्या हर एक आपको एलिजिबल होगा क्या कि नहीं होगा। तो भाई मेरा तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि नो नॉट ऑल आर एलिजिबल। ठीक है, सारे पोस्ट क्रेडिट आपको, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आपको नहीं मिलते हैं। दिस इज एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, राइट। क्या क्या बोलते हैं सर अपन 15 सबसेक्शन 3 बात कर लेते हैं उसके बारे में। यहां पर वो बोलता है अपने को कि सारे ही पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आपको एलिजिबल नहीं होते डिडक्शन के लिए फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन से वाले होते हैं सर डिस्काउंट्स आर ओनली अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली, कब कब, 2 कंडीशन जब मैट होगी तब। पहली कंडीशन होती है सर कि जो डिस्काउंट होना चाहिए वो अग्रीमेंट में होना चाहिए, पहले से ही अग्रीड अपॉन होना चाहिए, ऑन और एट द टाइम और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड कैन बी वर्कड आउट इन द इनवॉइस वाइज। और आप इनवॉइस वाइज उसको दिखा सकते हो, मतलब वो 5000 पे 1000 में आपको इनवॉइस वाइज दे सकता था ना कि ये इनवॉइस इस इंसान की थी, ये इनवॉइस उस इंसान की थी। तो एक तो इनवॉइस वाइज हो, प्लस पहले से अग्रीड अपॉन हो कि डिस्काउंट देने वाले हैं, और दूसरा सामने वाले बंदे ने उसकी प्रोपोर्शनल आईटी से रिवर्स कर देनी चाहिए, इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, उस इंसान को सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट इशू करा जाएगा डिस्काउंट क्लेम करने के लिए। जब बायर रिवर्स कर देगा तब कंसिक्वेंटली आप भी अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑब्वियसली आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं ले सकते हो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा सर, कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ आर बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ऑब्वियसली यार, जब हम बात करते हैं प्राइस इज द ओनली सोल कंसिडरेशन या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो प्राइस मींस मॉनेटरी। तो क्या कंसिडरेशन मॉनेटरी होता है या नॉन मॉनेटरी होता है। यार ये तो भैया यहाँ का टॉपिक ही नहीं है, ये तो लेवी का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे अपन फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं सर, और उसका दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है कि इस तरीके से बताओ, डिफाइन द टर्म कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हमारा दूसरा एक जो टॉपिक है वो भी फटाफट से अपन ब्रशअप कर लेंगे। क्या बोलता है सर कंसिडरेशन के बारे में, यहाँ पे बताया गया, यस द स्टेटमेंट इज, सॉरी ये क्या हो गया, ओके, यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या कंसिडरेशन की स्टेटमेंट थी क्या कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों होता है क्या कंसिडरेशन। तो हाँ भाई, दोनों हो सकता है। जो कंसिडरेशन है ना, कंसिडरेशन का परव्यू
पैसे से बढ़ा रखा है, मतलब कहा गया कि पैसे से बढ़कर भी कुछ और चीज भी है तो वो भी कंसिडरेशन में आ जाएगी। तो वो ये बोलता है कि जो जीएसटी लॉ है भाई इंक्लूड करता है बोथ पेमेंट इन मनी, मनी में हो या फिर अदरवाइज किसी और मोड ऑफ किसी और मोड में हो। मतलब सर पेड इन काइंड भी चलेगा, पेड इन काइंड भी चलेगा। ओके यस सर। तो बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, भाई रेसिपिएंट करे कोई और करे हमको फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर कंसिडरेशन मिल रहा है इन एनी वे पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर सप्लाई तो हम क्या बोलेंगे भैया, हम इसके ऊपर जीएसटी आपसे क्लेम कर लेंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे वही बातें सारी की सारी करता है वो। फर्दर वो इंक्लूड करता है कि भैया कोई भी चीज अगर मान लो कि कोई भी सब्सिडी, बट एक्सक्लूड, यहाँ पे क्या चीज एक्सक्लूड करता है सर वो, यहाँ पे कोई भी एम्बिट एनी डिपॉजिट विच इज अप्लाइड एज अ कंसिडरेशन, अगर कोई भी डिपॉजिट है उसको भी आपने से कंसिडरेशन बोला हुआ है ना तो हम उसको भी कंसिडरेशन मान लेंगे। लेकिन अगर कोई भी सब्सिडीज दी गई है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो हम उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, उसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे, उसको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। ओके मनी के बारे में भी बात करेगा ये। पहले कंसिडरेशन समझाया, कहा गया कि यार कंसिडरेशन कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एज वेल, मतलब आपने मॉनेटरी टर्म्स में मनी पैसा पे करा हो चलेगा, वो भी कंसिडरेशन है। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मतलब इन काइंड पे करा हो, ठीक है, कोई और बार्टर में कर दिया, ट्रांसफर में कर दिया, किसी और तरीके से कर दिया, हर चीज इंक्लूड होगी। इवन कोई अगर अपना डिपॉजिट करा हुआ है और आप उसको डिपॉजिट बोल रहे हो बट इट इज अ कंसिडरेशन, इट इज अ इंप्लाइड एम्बिट कंसिडरेशन, तो भी हम उसको कंसिडरेशन मान लेंगे। लेकिन क्या चीज को नहीं मानेंगे, कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई भी सब्सिडी होगी उसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके अब टर्म मनी को भी बोला गया। सर मनी क्या होता है? मनी इज नॉट ओनली द फिजिकल कैश, सिर्फ फिजिकल कैश नहीं है, कोई भी इंडियन या फॉरेन करेंसी ही मनी नहीं होती, लेकिन उसके अलावा अगर कोई चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, एलओसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, पे ऑर्डर है, ड्राफ्ट है, कुछ भी और तरीके की कोई भी और चीज है, मनी ऑर्डर है, कोई भी और चीज है सर, अगर वो रिकॉग्नाइज करी गई है आरबीआई द्वारा और वो एक इंडियन लीगल टेंडर है तो हम उसको मनी मान लेंगे। इफ इट इज इंडियन लीगल टेंडर और आरबीआई ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया तो हम उसको मनी मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब बात करते हैं सर किस बारे में, अगला एक क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके सारे कौन से वाले अब बढ़िया तरीके की आपकी केस स्टडीज आ जाएगी, हम लोग फटाफट करते हैं। शार्प माइंड इंस्टीट्यूट जो है भाई क्या करता है, ये कोचिंग प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मंथली जो फीस चार्ज करता है वो इंस्टीट्यूट एक स्टूडेंट से वो चार्ज करता है 10,000 रुपया। और इंस्टीट्यूट नोन है कि भैया वो प्रोवाइड करता है एजुकेशन कितने अनप्रिविलेज बच्चों को भी वो क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट ट्रेन्स 10 स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब समझो एक ऑर्गेनाइजेशन है शार्प माइंड इंस्टीट्यूट्स, वो क्या करता है, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है, एक बच्चे से 10,000 रुपए लेता है और साथ ही साथ 10 ऐसे बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता है जिनसे कि वो पैसा चार्ज नहीं करता। ओके अच्छा, इंस्टीट्यूट को क्या हुआ है सर, इस साल रिसीव हुई है 3 लाख रुपए एज अ कोचिंग फीस ड्यूरिंग द मंथ, और साथ में इस एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज एनजीओ, नवजीवन करके एक एनजीओ है, उससे उसको मिला हुआ है पैसा वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन फॉर अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, उनसे उसको सब्सिडी मिली हुई है 10,000 रुपए की इन लमसम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन लमसम। ठीक है, क्या है सर, इन लमसम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉजिंग कॉस्ट, क्यों दिया उन्होंने सब्सिडी, बिकॉज भैया ये जो हमारा बंदा था वो क्या कर रहा था, अनप्रिविलेज बच्चों को पढ़ा रहा था इस कारण से। तो बताओ कि इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, जो 3 लाख रुपए है उस पर तो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने बोला था आपको कि अगर कोई भी आपको सब्सिडी मिलती है विच इज अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है, स्टेट गवर्नमेंट वाली है, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, वो तो आप एक्सक्लूड कर दो, वो तो आप कंसिडर ही नहीं करोगे, लेकिन आपको इंक्लूड करना पड़ेगी वो वाली सब्सिडीज जो कि अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है, बट वो प्राइस से डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि भाई इस प्राइस के अगेंस्ट में सब्सिडी है। अगर इस प्राइस के अगेंस्ट में सब्सिडी नहीं पता कर पा रहे हो तो वो सब्सिडी पर भी कुछ नहीं आएगा, वो सब्सिडी भी आपकी वैल्यू सप्लाई में नहीं आएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में, कहता है कि जो सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड होगी प्राइस को, एक्सक्लूडिंग कौन सी सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वाली सब्सिडीज को आप ले लेना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर लेना। लेकिन इन दिस गिवन केस क्या हुआ है, जो सब्सिडी है इवन दो किसी गवर्नमेंट बॉडी ने नहीं दी हुई है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी ने दी हुई है, फिर भी हम इसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि भैया इट इज गिवन इन लमसम, वो लमसम में दी हुई है और वो डायरेक्टली लिंक नहीं है किसी भी प्राइस को बीइंग वैल्यूड। मतलब इट इज नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर प्राइस, वो 3 लाख के अगेंस्ट में नहीं है, किसी और अगेंस्ट में नहीं है, लमसम में दी गई है। तो इस कारण से मैं क्या बोलूंगा भैया, इनका जो वैल्यू सप्लाई होने वाला है सिर्फ 3 लाख रुपए का होने वाला है। ओके आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ।
फटाफट से अगला क्वेश्चन कहाँ गया वो भी निकाल लेते। अगला बोलता है सर फर्नीचर वाला, ठीक है, फर्नीचर वाला। मेरे मन में कोई और वाला का नाम आ रहा था बट मैं थोड़ा शांत हो गया, ठीक है। चलिए फर्नीचर वाला क्या बोलता है सर, ये लोग चेयर बनाते, इज अ चेन ऑफ रिटेल शॉप्स, बहुत सारी रिटेल शॉप्स इनके पास में भैया, मॉडर्न और क्लासिक फर्नीचर बनाते हैं ये लोग। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर एसोसिएशन, इस शोरूम ने क्या करा हुआ है, फ्री डिलीवरी देना चालू करी है फर्नीचर की अपने प्रीमाइसेस से कस्टमर्स को, अगर उनका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर तक का है। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा का आपका डिस्टेंस होता है तो फिर शोरूम चार्ज करता है फ्रेट अप टू 10 रुपीज पर एडिशनल किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब मिस लीना जो है भैया, उन्होंने परचेस करा है एक डबल बेड 2 लाख रुपए का फ्रॉम फर्नीचर वाला। अब मिस लीना को फ्री डिलीवरी मिलती है फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। ऑब्वियसली यार बिकॉज 20 किलोमीटर तक के तो अलाउ कर ही रहा है वो, तो 18 किलोमीटर है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर वाला फ्री में ही आपको डिलीवरी करवा देगा। देखो फर्नीचर वाला आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं करवा रहा ना, समझिए आपको पॉइंट, चार्ज सेपरेटली हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आपको समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आंसर पढ़ेगा, शोरूम इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 रुपीज फॉर डिलीवरिंग द फर्नीचर टू मिस लीना रेसिडेंस। कहता है कि भैया बताओ इस केस में वैल्यू सप्लाई क्या होगी, साथ ही साथ कहता है कि अगर आपका क्या डिफरेंस, आपका ओपिनियन कुछ और होता, अगर 50 किलोमीटर अवे रहती मिस लीना, तो मतलब अगर 50 किलोमीटर जाना पड़ता तो क्या आपका कुछ ओपिनियन चेंज होता, क्या आपका आंसर चेंज होता क्या। तो देखो भैया पहले बात, इन दिस गिवन केस शोरूम कुछ भी पैसा, ये जो 1000 रुपए का जो पैसा लगा है, क्या वो चार्ज कर रहा है डायरेक्टली मिस लीना को, बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा। मतलब शोरूम खुद वो एक्सपेंस इनकर कर रहा है, वो खुद एक्सपेंस इनकर कर रहा है, उसने खुद ही ये बात एडमिट करी थी, उस इंसान ने खुद ही ये बात एडमिट करी थी। क्या एडमिट करी थी कि भैया वो क्या करने वाला है, फ्री डिलीवरी देने वाला है, ठीक है। तो भैया वो अपने जेब से सबका सब इनकर करने वाला है, अपनी पॉकेट से इनकर करने वाला है, इस कारण से हम अपनी वैल्यू में, अपनी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी मेरे इस केस के अंदर, 2 लाख रुपए ही होगी। अब मान लो कि भैया जो केस है उसके अंदर मान लो कि हाउएवर अगर वो चेंज हो जाता और सेकंड केस आ जाता, मतलब कि भैया ये 50 माइनस 20, मतलब मैं 20 तक के तो अलाउ कर रहा था, आप 50 के लिए आ गए मैडम, तो हम क्या करेंगे, आपको जो 30 किलोमीटर है उस पर 10 रुपए के हिसाब से, हर 1 किलोमीटर पर आपको 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए हम आपसे चार्ज करने वाले हैं एक्स्ट्रा। ये मैं चार्ज करूंगा बिकॉज उसने 20 किलोमीटर तक के फ्री डिलीवरी की बात करी थी, उसके आगे फ्री डिलीवरी नहीं थी, उसके आगे वो आपसे चार्ज करने वाला है। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया तू खा रहा है तो मुझे भी खाने देना, तो तू जहां पर 2 लाख रुपए कमा रहा था, अब तू वहां पर कितने कमाएगा, 2,30,000 रुपए, 300 रुपए कमाएगा, मुझे भी इसके ऊपर जीएसटी 2,30,000 पे करना बाबा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AKG फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो है भाई, इन्होंने गेट्स एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर ये चाहता है कि जो कंसाइनमेंट पहले वो टेस्ट करेगा, और वो चाहता है कि भैया ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है, ग्लूटेन वाले उसने टेस्ट सैंपल्स करवाने का बोला हुआ है। AKG ने अभी तक टेस्टिंग नहीं करवाई थी सप्लाई करवाने के पहले, डज द टेस्टिंग बिफोर द सप्लाई, सप्लाई करने के पहले ही टेस्टिंग हो चुकी है और चार्ज करा हुआ है इस टेस्टिंग फी को कस्टमर को। मतलब एनी इंसिडेंटल, किसकी बात हो रही है सर, 15 सी की बात हो रही है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो आर्ग्यू कर रहा है कि भैया जो टेस्टिंग है वो शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। तो कैसा होगा, क्या बिल्कुल भी नहीं सर, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। क्यों फॉर्म पार्ट करेगा, बिकॉज सेक्शन 2 15 सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज सी के अंदर एनी अरे सॉरी, अपन कौन सा क्वेश्चन पे थे, 5th पे थे ना, हाँ ठीक है। क्या बात करता है सर, अगर एनी अमाउंट चार्ज और एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई एट अ टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसको अपन इंक्लूड कर देंगे, वैल्यू सप्लाई के पार्ट बना देंगे। सिंस AKG ने टेस्टिंग करी थी बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, देयरफॉर उसको इंक्लूड करा जाएगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। देयरफॉर जो AKG होगा वो गलत, उसका आर्गुमेंट गलत है, और भैया टेस्टिंग फी जो होगी उस इंसिडेंटल कॉस्ट की तरह ऐड हो जाएगी प्राइस के अंदर टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट है सर मेजदा बैनर्स के बारे में। मेजदा बैनर्स एक एडवर्टाइजिंग फर्म है जो कि क्या कर रही है सर, अपने कस्टमर्स को देती है इंटरनेट फ्री क्रेडिट अप टू अ पीरियड ऑफ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देती है भैया 30 दिन के पेमेंट्स के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दी है तो हम आपसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा कुछ भी करते हो तो भैया हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट लेंगे। इट्स कस्टमर ABC, तो मेजदा का कस्टमर है ABC, उसने क्या करा है सर, पेड फॉर द सप्लाई 32 डेज आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब 30 दिन के बाद, 32 दिन के बाद पे कर है। तो ऑब्वियसली भाई वो 30 दिन का हम आपको इंटरेस्ट फ्री देते हैं यार, उसके बाद तो हम इंटरेस्ट लगाते हैं, तो इस
32 पर तो हम इंटरेस्ट लगाने वाले हैं। मेजदा ने क्या बोला, भैया 2 दिन की ही बात थी, तो मैं ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वेव ऑफ कर रहा हूँ। अब डिपार्टमेंट क्या बोलता है, डिपार्टमेंट बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता, तू वेव ऑफ कर मत कर, तेरा स्टैंडर्ड है ना भाई कि तू 30 दिन के बाद में पैसा ले लेता है, तो स्टैंडर्ड है तो बात खत्म। तू मत ले वाले जा पैसा, तूने वेव कर दिया हो, हमको तो पैसा दे, हमारे लिए तो तू वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा भाई, विच इज नॉट द केस, विच इज नॉट द केस। क्यों नहीं है, यहां पे बात कर लेते हैं भाई। दिस इज अ सप्लाई दैट इज वैल्यूड फॉर ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंदर वैल्यू हो रही है, और यहाँ पर प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है भैया, और सप्लाई जो है वो अनरिलेटेड पर्सन करी गई है, बेसिक पॉइंट बातें करी गई यहाँ पर, ठीक है। बाद में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, हाँ होना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या बोलता है, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपका अगर इंटरेस्ट आ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, तो भैया आपको पे करना चाहिए, आपको उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाना चाहिए। लेकिन यार समझो, इन द गिवन केस अगर ये सप्लायर ने वेव ऑफ कर दिया है, अगर ये सप्लायर ने वेव ऑफ कर दिया है डिलेड पेमेंट को, सप्लायर ने ही अगर वेव ऑफ कर दिया है भाई, तो तू कौन होता है, कॉन्सिक्वेंटली आप भी। जो सप्लायर ने अगर वेव ऑफ कर दिया है तो सप्लायर हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट, तो भैया इस केस में जो नॉशनल इंटरेस्ट होगा उसको आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाओगे। अगर सप्लायर को भी नहीं मिला है उसका पैसा, तो सप्लायर भी नहीं बनाएगा। हाँ, अगर सप्लायर को पैसा मिला होता, अगर सप्लायर को पैसा मिला होता तो उस केस में क्या होता भाई, उस केस में तो हाँ फिर हम बोलते कि भाई आपको भी सरकार को पे करना पड़ेगा, बट सप्लायर को पैसा नहीं मिला है तो कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है सरकार को भी। आगे अगली बात करते हैं। क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स ने क्या करा है सर, सेल करा हुआ है बिस्किट एंड केक्स थ्रू इट्स डीलर्स, अपने डीलर्स के थ्रू क्रंच बेकरी ने क्या करा हुआ है, बिस्किट्स एंड केक्स बेचे हुए हैं। टू हुम इट चार्जेस अ लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट, मतलब एक प्राइस लेते हैं उसमें डिस्काउंट लेस कर देते हैं, ठीक है, और पे कर देते हैं जीएसटी अकॉर्डिंगली। When the goods remain unsold with the dealer, अगर गुड्स अनसोल्ड रह गए डीलर्स के पास, तो उन्होंने बोला है कि इट ऑफर्ड एडिशनल डिस्काउंट, और ये बात करी गई है, उन्होंने जब अनसोल्ड रह गए तो उन्होंने क्या करा सर, कुछ डिस्काउंट, इट ऑफर्ड एडिशनल डिस्काउंट ऑन द स्टॉक एज एन इंसेंटिव टू पुश द सेल्स, तो उन्होंने एडिशनल डिस्काउंट दे दिया विदाउट एनी प्रायर एग्रीमेंट, बिना किसी प्रायर एग्रीमेंट के दे दिया भाई, ऑफरिंग सच एडिशनल डिस्काउंट। तो भैया एनी सप्लाई, एनी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जिसके अंदर की पहले से कोई एग्रीमेंट ही नहीं होगा, तो उस केस में क्या होता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के हिसाब से ऐसे डिस्काउंट्स को तो हम रिड्यूस करने ही नहीं देंगे प्राइस में से। बात ही खत्म, आगे बढ़े। यस सर, समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना, इट इज मेकिंग सेंस राइट, ठीक है, आराम से बन चलते चलेंगे। ओके सर, रेड पेपर लिमिटेड, रेड पेपर, अब यहां से अपने 4 क्वेश्चन जो है भाई 8, 9, 10, 11 बढ़िया तगड़े क्वेश्चन, आराम से करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, मजे आने वाली है, ठीक है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेंगे, आपका वीओएस पूरा कंप्लीट, इसके बाद में आपको वीओएस देखने की जरूरत नहीं होगी। ये जितने भी सामने देखे क्वेश्चन पड़े हैं इनको भी आप एक बार गो थ्रू अपने हिसाब से कर लेना बस। अभी मैं बोलता हूँ अभी आप बुक्स निकालो, और बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहा था, सॉरी, बुक्स निकालो और अभी ही करना शुरू कर दो, ठीक है। पहला सर, रेड पेपर लिमिटेड जो है वो दिल्ली रजिस्टर्ड है सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स, ठीक है। उन्होंने अपने को कुछ चीजें प्रोवाइड करी है अपने इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर। अब पहला, लिस्ट प्राइस ऑफ अ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट में जितने भी आपने सप्लाई करा हुआ है उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 15 लाख रुपए। तो मैं पहले तो 15 लाख रुपए ले लूंगा भाई, ठीक है, ये तो मैं लेने वाला हूं, ठीक है। दूसरा, प्राइस लिंक्ड डायरेक्टली लिंक्ड है ना, प्राइस लिंक्ड सब्सिडी रिसीव हुई है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर द ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड भी है सीरियल नंबर 1 के हिसाब से, मतलब इससे रिलेटेड भी है, लेकिन किससे मिली आपको, गवर्नमेंट से मिली हुई है। तो क्या गवर्नमेंट वाली में लेता हूं, नहीं लेता हूं, तो क्या मैं इसको प्राइस का पार्ट बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, समझ रहे हो, एक्सक्लूड कर दूंगा, नहीं बनाऊंगा। आगे बढ़ते अपन, प्राइस लिंक्ड किससे मिली है, एनजीओ से मिली है, सप्लाई ऑफ एन टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड द प्राइस, ये जो है ना 1 वाला, उसमें एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है। तो क्या मैं इसको सप्लाई का पार्ट बनाऊंगा, क्या मैं इसको सप्लाई का पार्ट बनाऊंगा भैया, देखो मैं इसको अपना सप्लाई का पार्ट बना रहा हूं। यहाँ पे क्यों बना रहा हूं, रीजन दे रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात। ये वाली सब्सिडी थी, सिंस जो सब्सिडी मिली है मेरे को गवर्नमेंट से मिली हुई है, इसको मैं इंक्लूड नहीं करने वाला हूं। लेकिन ये वाली सब्सिडी है, सिंस ये जो सब्सिडी है ये नॉन गवर्नमेंट से मिली है और एट द सेम टाइम इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सप्लाई, तो भैया इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगला पॉइंट, एनी टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, टैक्स आपको लेवी करा गया है म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा,
तो क्या होगा भैया, आप इसको भी ऐड कर दोगे यहाँ पर। इवन 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 क्या बोल रहा है, पैकिंग चार्जेस थे यहाँ पर आपके पास में, पैकिंग चार्जेस थे भैया, वो भी आप ऐड कर दोगे, बिकॉज आपने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को क्या करा था, इंक्लूड करा होगा अपने इनवॉइस के अंदर, तो मैं भी आपको यहाँ पे चार्ज करने को बोल रहा हूँ। अब अगला पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहता है, लेट फी है पेड बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने कुछ लेट फी पे करी है आपको, लेकिन वो क्या बोलता है, रेसिपिएंट ने अग्री करा हुआ है कि मैं 6,000 रुपए इन लमसम पे कर दूंगा और मैं कोई भी एडिशनल अमाउंट पे नहीं करूंगा। मतलब भैया मैं आपको 6,000 रुपए पे करूंगा, 6 के ऊपर मैं 1 भी रुपया पे नहीं करूंगा। तो अब अगर समझो यार, अब अगर गवर्नमेंट बोले कि भाई तू इस 6 के ऊपर जीएसटी पे कर, तो क्या इसकी लायबिलिटी वो सामने वाला बंदा बॉन्ड करने वाला है क्या? नहीं बॉन्ड करने वाला। मतलब 6,000 के ऊपर जो भी जीएसटी बनेगा उसकी लायबिलिटी तो वो बंदा बॉन्ड नहीं करने वाला। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, काम कर, अपन लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, इस 6,000 को अपन मान लो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब ये 6,000 इज 118% फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको क्या कर, ग्रॉसअप कर, इसको ग्रॉसअप कर और उस अमाउंट पे आ जा जो कि तू टैक्सेबल सप्लाई दिखाएगा। तो देखो, लेट फीस पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट 5085 कहां से आया वो, क्योंकि उसने क्या करा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 160। क्यों कर रहा है ये, बिकॉज सामने वाले ने क्या बोला है कि मैं लमसम अमाउंट पे करने वाला हूं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को 6,000 को अपन को लेना पड़ेगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेना पड़ेगा। 6,000 को अपन के ले गए, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले लेंगे। समझा आपको ये वाला पॉइंट? मस्त पॉइंट है भाई, तगड़ा पॉइंट है ये वाला क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन तो भैया करके जाना। इसके पहले कोई और क्वेश्चन करो मत करो, लास्ट डे पे इसको एलडीआर बाग कर लो। मैं तो बोलता हूँ एक ही पॉइंट उसका एलडीआर है, बट फिर भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आपको जीएस, आपको ये गवर्नमेंट वाले सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे इसके अंदर। अब मेसर्स फ्लो जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने मशीन बेची हुई है बीपी लिमिटेड को। फ्लो ने बीपी को मशीन बेची हुई है। ठीक है, अब क्या बोलता है वो, पहला प्राइस क्या है मशीन की, 25,000, ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस थे, कुछ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस थे जो कि सच चार्जेस वर पेबल बाय मेसर्स फ्लो। मेसर्स फ्लो को पे करना चाहिए थे, विच इज अ सप्लायर, लेकिन पे किसने कर दिया है, बीपी लिमिटेड ने पे कर दिया है टू द इंस्पेक्शन एजेंसी, और इनको दिस चार्जेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द मेसर्स फ्लो। तो भैया आपने इनवॉइस के अंदर इशू नहीं, इनवॉइस के अंदर आपने ऐड नहीं करा हुआ है, लेकिन किसने पे करा है, सामने वाले बंदे ने पे कर दिया। तो क्या होगा सर, एनी अमाउंट जो पे करा होगा किसने, सप्लायर ने, इस लायबल, सॉरी एनी अमाउंट जिसको कि पे कर, किसको करना चाहिए था, सप्लाई को पे करना चाहिए था, लेकिन पे करा हुआ है रेसिपिएंट ने और उसको इंक्लूड नहीं करा गया है पहले से प्राइस के अंदर। तो इन दैट केस भैया उसको जाओ और प्राइस के अंदर ऐड करके आओ, बिकॉज भले रेसिपिएंट ने पे करा होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भले रेसिपिएंट ने पे कर दिया इस 5,000 रुपए को, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी इस 25,000 का, इस 25,000 के अंदर ये 5,000 आप ऐड करते अगर आप खुद पे करते तो, और फिर 30,000 रुपए बनता, 30,000 रुपए आप जीएसटी, 30,000 पे आप जीएसटी पे करते। अभी क्या हो रहा है, आप 25 पे ही जीएसटी पे करोगे, ये 5,000 तो बाहर निकल गए। तो गवर्नमेंट बोलते बाहर नहीं निकलने देंगे, इस पर भी हम जीएसटी करेक्ट करके, भैया तो क्या कर, अपने इनवॉइस का पार्ट बना, अपने इनवॉइस का, अपने वैल्यू सप्लाई का पार्ट बना। इसको समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर एनी फ्रेट चार्जेस फॉर द डिलीवरी ऑफ मशीन, अगर कोई भी आपने फ्रेट चार्जेस पे करा हुआ है डिलीवरी ऑफ मशीन के लिए, मतलब मशीन डिलीवर करने के लिए आपने कोई भी फ्रेट चार्जेस पे करे, तो ऑब्वियसली यार अगर आप इसको लगाने वाले हो, आप क्लेम करने वाले हो, तो भैया आप इसको भी ऐड कर लो, मतलब पेड बाय द सप्लायर, सिंस इट इज अ फ्रेट लायबिलिटी है जो कि पेड बाय द सप्लायर है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, और द फ्रेट चार्जेस जो होगा वो ऐड हो जाएगा इन द प्रिंसिपल सप्लाई। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स फ्लो है अग्रीड, वही मैंने बोला ना कि अगर हम अग्री कर रहे हैं कि भाई ये बंदा हम सामने वाले से लेने वाले हैं इस चीज को, तो फिर आपको इसको अपने सप्लाई का पार्ट बनाना पड़ेगा, आपको वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनाना पड़ेगा। नाउ सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिली है सब्सिडी ऑन द सेल ऑफ मशीन अंडर द स्किल डेवलपमेंट। तो भैया डायरेक्टली लिंक सब्सिडी है भैया, कुछ भी नहीं होगा इसका। देखो यहाँ पर उसका बात ही नहीं करी गई है, कहीं पर भी बात ही नहीं करी गई है, कुछ भी है ना, कुछ भी नहीं होगा, अपन इसको सप्लाई का पार्ट नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, अब डिस्काउंट 2% का ऑफर किया गया है बीपी लिमिटेड को ऑन द प्राइस मेंशन इन द सीरियल नंबर अबव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर रिकॉर्ड करी गई है इनवॉइस के अंदर, और दो चीजें थी सर, इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए और एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, तो उसको मैं डिस्काउंट दे देता हूं। तो यहां पर मैं इसको 5,000 2% इसका डिस्काउंट लेस करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, मेरी टोटल वैल्यू हुई थी 32,000 रुपए, उसमें से 500 लेस हुए, 31,500 की मेरी टैक्सेबल वैल्यू बनती है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब श्री कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है
जिसने किसको सप्लाई करा हुआ है, बलराम प्राइवेट लिमिटेड को बेचा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सप्लायर, ये हो गया अपना रेसिपिएंट। क्या क्या बोलता है सर वो, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड अदर चार्जेस जो भी मेंशन थे वो 1 लाख रुपए के थे। तो अपन ने यहाँ पे पहले बात तो यहाँ पर आया, अपन ने 1 लाख रुपए ले लिया। अगला सर म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे करा हुआ है, इंस्पेक्शन चार्जेस आपने पे करे हुए हैं। दोनों भी चीजों को मैं क्या करूंगा सर, ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ पर आ गए अपन लोग फटाफट, दोनों भी चीजों को मैंने ऐड ऑन कर दिया, इंस्पेक्शन चार्जेस और म्यूनिसिपल टैक्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। यस, वही देखो, एनी अमाउंट चार्ज करा गया होगा बाय एनीथिंग डन, ये कौन सा वाला पॉइंट है सर, 15(2)(c) का पॉइंट है। ये ऐसे नीचे आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, ये पढ़ के जाना अच्छे से। फिर सब्सिडी रिसीव हुई है सर श्रीराम ट्रस्ट से। देखो कोई क्या क्या है, क्या ये सब कोई मेरा कोई है क्या, गवर्नमेंट है क्या श्रीराम ट्रस्ट, नहीं। और जो सब्सिडी है सर वो भी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, मतलब इट इज डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस। तो भैया क्या होगा, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट आप बना दोगे। सिंस द सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सप्लाई, दिस इज द सेम इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ऐड हो जाएगा। अगला लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपने लेट फी डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात करी थी दोस्त, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की। आप इस केस में क्या करते हो, आप इस केस में ग्रॉस अप करते हो, लेकिन यहाँ पे नीचे उसने कुछ बात करी होगी, अपन देखते। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड ने पे करी है लेट फी, हाउएवर द चार्जेस वर अल्टीमेटली वेव्ड ऑफ बाय श्री, मतलब इन्होंने वापस दे दिया पैसा, अमाउंट रिफंड कर दिया। तो यार जो मैंने पैसा कमाया ही नहीं 1000 रुपए, उसके ऊपर मैं आपको जीएसटी क्यों पे करूंगा, तो भैया इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नॉट इंक्लूडेबल सिंस इट इज वेव्ड ऑफ। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पेमेंट चार्जेस, सच चार्जेस वर पेड बाय दी बलराम, मतलब रिसिपिएंट ने पे करे हुए हैं, जिसको पे करना चाहिए था सप्लायर को। तो ये तो हमारा वही वाला केस हो गया भैया, कौन सा वाला, 15(2)(b) वाला केस हो गया। ये तो देखो भैया, आ जाओ, 15(2)(b) वाला केस हो गया है ना। पेमेंट चार्जेस किसी और को पे करना चाहिए थे, किसी और ने पे कर दिए है, सप्लायर को पे करना चाहिए थे, रेसिपिएंट ने पे कर दिए है, सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको इनवॉइस के अंदर अभी तक इंक्लूड नहीं कराया है, तो क्या होगा सर, इंक्लूड कर दो, ऐड कर दो, जीएसटी इस पे लगने वाला। क्या बात है सर, ठीक है, आ जाओ। चलो तो अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। कोहली भाई, कोहली लिमिटेड ने क्या करा है सर, सप्लाई करे हुए है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज टू गीसा लिमिटेड। क्या सप्लाई करा हुआ है सर, इन्होंने कुछ मशीन बेची हुई है। ठीक है, सप्लाई करी है मशीन। बात कर लेते हैं सर क्या क्या इसके अंदर प्राइस ऑफ मशीन दिया हुआ है, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। ओके, कोई भी डिस्काउंट्स और टैक्सेस नहीं है। ठीक है सर, 5,50,000 आ गया उसके अंदर। अगला, पार्ट फिट करे गए हैं इन द मशीनरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ गीसा। तो गीसा के प्रीमाइसेस के अंदर कुछ पार्ट्स फिट करे गए। अमाउंट हैज बीन पेड बाय द गीसा, तो गीसा ने डायरेक्टली पे कर दिया है किसको, सप्लायर को। हाउएवर कोहली की लायबिलिटी थी और कोहली ने क्या करा हुआ है सर, सेम अमाउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द कोहली। तो कोहली ने अपने इनवॉइस के अंदर नहीं डाला हुआ है। तो क्या होगा सर, वही सर 15(2)(b) के हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा 20,000 को। ओके, ठीक है। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग जो है भैया चार्जेस फॉर द मशीनरी इंक्लूड नहीं करे गए हैं प्राइस के अंदर, इसको आप इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, आ जाओ, ये देखो भैया, ये 3 चीजें इंक्लूड कर दी गई है, ये और 25,000। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंट जो होगा चार्ज वही किसके हिसाब से, 15(2)(b) के हिसाब से था, ये वाला हो जाएगा आपका 15(2)(c) के हिसाब से। सप्लायर ने पे करा हुआ है, सप्लायर को पे करना चाहिए, सप्लायर ने किसी उसमें डाला हुआ है तो चल जाएगा। ठीक है, ओके। अगला, अभी तक के प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ तो अपन इंक्लूड कर लेंगे। अब डिस्काउंट 2% का दिया जा रहा है ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरी मेंशन्ड एट द सीरियल नंबर 1, मतलब रिकॉर्ड करा गया है इनवॉइस के अंदर। तो वही पॉइंट है सर, आफ्टर बिफोर होना चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए इनवॉइस के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए, अपन उसको लेस करने दे देंगे, बिकॉज जो डिस्काउंट जो है 2% का भैया मशीनरी का 5.5 लाख के ऊपर 2%, विच इज 11,000 रुपए। सिंस जो डिस्काउंट दिया गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है ऑफ मशीनरी एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, और रिकॉर्ड करा गया है इनवॉइस के अंदर, द सेम इज डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 15(3)(a। तो 15(3)(a) के हिसाब से क्या बोल रहा है वो, कि भैया उसको आपको डिडक्ट करना चाहिए। अब कोहली लिमिटेड ने प्रोवाइड करा है एडिशनल डिस्काउंट एट द ईयर एंड, ईयर एंड पे उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया हुआ है बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेसेस ऑफ द अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एडजस्टमेंट आखिरी में करी गई है और किसी भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को बदला नहीं गया है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को हाथ नहीं लगाया गया है, ईयर एंड पे करा गया है, बिकॉज एडिशनल मशीनरी परचेस कर ली किसने, गीसा ने, तो कोहली ने उसको एक डिस्काउंट दे दिया।
बट क्योंकि ये किसी भी प्राइस को अलग से नहीं, किसी भी प्राइस की अलग से बात नहीं करता, किसी भी ट्रांजेक्शन की अलग से बात नहीं करता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को वो लिंक नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, हम उसको ये डिस्काउंट नहीं देने वाले। तो जो एडिशनल 1% डिस्काउंट है एट द ईयर एंड उसको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है सर? दो जो एडिशनल डिस्काउंट है वो स्टेब्लिश करता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। हो सकता है मान चलते कि भाई जो आपका एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है वो पहले से डिसाइड होगा, लेकिन वो डिडक्टेबल नहीं होगा इन द टर्म ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15(3)(b) के हिसाब से। क्यों नहीं होगा? एज द सेम इज नॉट लिंक्ड टू एनी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को लिंक्ड नहीं है, इस कारण से हम उसको आपको नहीं देने वाले, ठीक है। एंड इज एडजस्टेड बाय द पार्टीज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो आखिरी में एडजस्ट हो रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लिंक्ड नहीं है, इस कारण से हम आपको उसका बेनिफिट नहीं देने वाले, उस डिस्काउंट का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ओके, यस। अगली बात कर लेते सर, हमारे पास में 2 और क्वेश्चंस भी है, उनकी भी बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को विराम देंगे। आई नो कि थोड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है भाई, बट अभी क्या करूं भाई, कंटेंट भी तो वैसा अपन डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर बात कर लेते सर इस टॉपिक के बारे में। वेयर इट इज, ओके, चलो आ जाओ। यस, 2 क्वेश्चन। पहला, आरटीपी जनवरी 2026 का आया था यह क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। हुआ क्या, जो मिस्टर बोस है ना, बोस ने क्या करा भाई, 5 लाख रुपए तक के कवरेज का उन्होंने एक इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, सॉरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब प्रीमियम उनका जो बन रहा था 10,000 बन रहा था पर एनम का, ठीक है। ये उन्होंने लिया था 1/10/2024 को, किससे लिया था? स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस कंपनी से लिया था। अब बोस ने कोई भी क्लेम नहीं करा 24-25 के अंदर, और इसी चीज को देख करके खुश हो गई हमारी कंपनी, और उन्होंने बोला कि भैया हम आपको एक 5% का रिन्यूअल प्रीमियम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 10,000 में से 5%, 500 रुपए आपके और कम कर देंगे हम लोग इस पैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम हो जाएगा। अब टू मिस्टर बोस हैविंग क्लेम फ्री ईयर, बिकॉज आपका क्लेम फ्री ईयर हुआ था, तो हम आपको, क्योंकि आपका क्लेम फ्री ईयर हुआ था, तो हम आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। और इस डिस्काउंट के बारे में वो उनकी पॉलिसी है कि वो सभी को ऐसा डिस्काउंट देते हैं रिन्यूअल प्रीमियम अकाउंट का, रिन्यूअल प्रीमियम पर, फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर एज अ नो क्लेम बोनस। स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस ने एक डिस्क्लोजर भी करा था इस फैक्ट का, क्या में डिस्क्लोजर करा था? इन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो उन्होंने किसको दी थी? मिस्टर बोस को दी थी। ऑल्सो देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द डिस्काउंट इन द नो क्लेम बोनस इन द इनवॉइस इशूड बाय द स्वास्थ्य। तो अभी जब इनवॉइस इशू करी तो उसके अंदर भी स्पेसिफिकली बोल दिया गया। तो सुनो, इस एनसीबी के बारे में 3 जगहों पे बात होती है। पहली बात होती है आपके बारे में, कहां पर? उनकी पॉलिसी में। दूसरी, डॉक्यूमेंट जो किसको दिए गए थे? मिस्टर बोस को। और तीसरा कहां पर बात हुई है? वो बात हुई है सर आपके इनवॉइस में भी, ठीक है। 3 जगह पर बात हुई है। लेकिन भाई बोस साहब का जो अकाउंटेंट है ना, ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो थोड़ा ज्यादा होशियार बनना चाह रहा है भाई। वो क्या बोलता है, वो जस्ट अभी स्टार्टिंग पढ़ के आया जीएसटी की, तो वो बोलता है कि सर एक्चुअल में पता है ये जो जीएसटी लगना चाहिए ना, पूरे अमाउंट पे लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये जो नो क्लेम बोनस है ना, सुनो मेरी बात, ये क्या बोलता है, जो नो क्लेम बोनस है ना, इट इज एन एक्ट। किस चीज का? रिफ्रेन करने का। मतलब आप रिफ्रेन कर रहे हो कुछ एक्ट करने से। क्या एक्ट करने से रिफ्रेन कर रहे हो? आप बोनस क्लेम कर, आप क्लेम करने से रिफ्रेन कर रहे हो। मतलब आपने क्योंकि क्लेम नहीं करा, इस कारण से आपको एनसीबी नो क्लेम बोनस मिला है। तो भैया वैसा केस नहीं है, इट इज नॉट अ क्लेम। मतलब यहां पर क्लेम नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको सप्लाई की गहराई में आना पड़ेगा। आप ऊपर से देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको, तो कि हाँ यार पॉइंट तो सही बोल रहा है, मैंने क्लेम नहीं करा, इस कारण से मुझे बोनस मिल रहा है। बट क्या इस जो सप्लाई का मेजर मोटिव ये था, 10,000 रुपए पे करने का ये मोटिव ये था कि तू अगले साल आकर के भैया वो मत करना, कि तू अगले साल आकर के क्लेम मत लेना, ये इंपॉर्टेंट था क्या? या इंपॉर्टेंट ये था कि इट इज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी हमको दिखता है कि इस इंसान में पिछले साल में रिस्क कम था, तो हम इससे प्रीमियम कम चार्ज करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि इस बंदे में रिस्क कम दिख रहा है, इससे प्रीमियम कम लो। हमारा इंपॉर्टेंट क्या था? प्रीमियम कम लेना। क्यों? बिकॉज रिस्क कम दिख रहा है। भाई ने उल्टा ही ले लिया, भाई ने बोल दिया कि नहीं आप तो एक्ट नहीं कर रहे हो ना, आप तो रिफ्रेन कर रहे हो ना एक्ट करने से, इस कारण से आपको बोनस मिल रहा है, विच इज नॉट द केस। तो क्या कंटेंशन जो है अकाउंटेंट का वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। बात कर लेते सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है अगर वो
बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई उसके बारे में बात करी गई हो और उसको रिकॉर्ड करा गया होगा इनवॉइस के अंदर। यहाँ पे उसने 15 सब्सेक्शन 3 को एक्सप्लेन कर दिया। अब इन दिस गिवन केस एनसीबी जो दिया गया है भैया वो परमिसिबल है डिडक्शन। क्यों? बिकॉज भैया उसके बारे में 3 जगहों पर बात हुई थी यार। पॉलिसी में बात हुई, डॉक्यूमेंट में बात हुई, इनवॉइस में भी बात हुई। तो देखो क्या क्या कंडीशन थी। क्या बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था? हाँ पता था भाई, हाँ पता था। क्या इनवॉइस में मेंशन था? हाँ मेंशन था भाई, हाँ मेंशन था। तो क्या इसको मिलना चाहिए? तो क्या इसको मिलना चाहिए? तो भैया हाँ, इसके केस में क्या होगा, पर्पस ऑफ वीओसी अपन क्या करेंगे, उसको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। ठीक है, परमिसिबल डिडक्शन है, इट इज अ परमिसिबल डिडक्शन। ठीक है, बिकॉज प्री डिस्क्लोजर दे रखे थे एनसीबी के बारे में पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर और साथ ही साथ में इस डिस्काउंट को दिखाया भी गया था इन द इनवॉइस। क्या जो कंटेंशन है हमारे भाई का सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भैया? नॉट करेक्ट इन द व्यू ऑफ द अबाव मेंशन प्रोविजन। उस ऊपर वाले प्रोविजन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो उस प्रोविजन के हिसाब से तो भैया आपका कंटेंशन बिल्कुल ही गलत है। सिंस जो डिडक्शन है ऑन द अकाउंट ऑफ एनसीबी इज प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर इशू करके दे दिया है आपको इशूअर को टू द इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरर ने इंश्योर्ड बंदे को इनवॉइस के अंदर डाल दिया है। तो जो जीएसटी बनने वाला है वो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर बनने वाला है ऑफ द प्रीमियम पेड बाय मिस्टर बोस। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते नाउ डिस्क्राइब। अब ये वाला क्या में आया था समझो भाई, ये आया था आपका मई 24 में, मई 24 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसके 2 साल बाद मतलब मई 26 में अब आपका अगला आने वाला है भैया। अब अगला जो आने वाला है 26 के अंदर आने वाला है बड़ा 5 मार्क का क्वेश्चन। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था सर, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में भी, क्या बोलता है समझते हैं अपन लोग। डिस्क्राइब द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग द पोस्ट सप्लाई। पोस्ट सप्लाई अगर आपको डिस्काउंट क्लेम करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ 15(3) बताओ। मतलब अगर आपको पोस्ट सप्लाई करना है बेसिकली 15(3) भी अगर आपको क्लेम करना है तो क्या क्या पॉइंट है। तो अपन ने समझा यार, इसमें आपके 4 मेजरली चीजें होनी चाहिए। पहला कि जो डिस्काउंट होना चाहिए ना उसके अग्रीमेंट्स तय हो गए हो। कब? ऑन और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ऑन और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई ही आपके डिस्काउंट के टर्म्स जो होने चाहिए ना वो आपने एंटर कर लिए हो, वो तय हो चुके हो। पहला पॉइंट। दूसरा, जो डिस्काउंट होना चाहिए वो लिंक होना चाहिए किसी भी एक इनवॉइस के अगेंस्ट में, रेलेवेंट इनवॉइस के अगेंस्ट में लिंक होना चाहिए। और तीसरा, इस डिस्काउंट को लेकर के आपके रेसिपिएंट को अपनी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। और ये क्यों, कब रिवर्स करेगा? जब आप उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करके दोगे। ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, हमने पढ़ा था सर, इसका नाम था क्रेडिट नोट। तो जब आप उसको क्रेडिट नोट इशू करके दोगे, वो इस क्रेडिट नोट के हिसाब से क्या करेगा, वो इस क्रेडिट नोट को लेकर के उसके हिसाब से आपका मतलब वो क्रेडिट नोट के हिसाब से अपनी आईटीसी रिवर्स करेगा। जब वो अपनी आईटीसी रिवर्स कर देगा तब आप क्या करना सर, आउटवर्ड में उसको रिड्यूस करवा लेना। इसको, इस डिस्काउंट को रिड्यूस करवा लेना। इसी के साथ में हमारा वीओएस भी पूरा पूरा होता है कंप्लीट। आई थिंक अब हमारे पास में वीओएस के अंदर एडिशनली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस जाओ एक बार इस वीडियो को लगे तो वापस चेक देख लेना एक बार। एक आधे 1.5 घंटे की, एक आधे 1.25 घंटे की वीडियो बन गई होगी, बट भाई तगड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करिए आपके लिए। कोई भी भूल चूक गलती हुई होगी तो मुझे माफ करना। और ऐसी और बहुत सारी वीडियो आने वाली है। टीओएस के ऊपर भी एक वीडियो एक दिन में आ जाएगी, पीओएस के ऊपर वीडियो आने वाली है, आईटीसी के ऊपर वीडियो आने वाली है। और मैं एक और चीज सोच रहा था यार, मैं देख रहा था बहुत सारी ना, कुछ 8 एमटीपीज है, राइट। 8 एमटीपीज आपको दी गई है। मैं सोच रहा हूँ 8 के 8 हम सॉल्व करते हैं भाई, मजे ही आ जाएंगे। 8 के 8 एमटीपी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा इफ यू वांट तो हम मई 2026 के जो आरटीपी आई है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। हम प्लानिंग की मई 2026 के आरटीपी में जितना भी जीएसटी वाला पोर्शन है हम उतना सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे मैसेज कर दो, मुझे आप कमेंट कर दो भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं पसंद आई होगी तो बताना, मुझे क्रिटिसाइज करना, बताना कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, कि आपको नहीं जमा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज पुनीत सुराजी वाले साइनिंग ऑफ।